आज की वीडियो तो हमारी करंट अफेयर की है। डेट क्या है हमारी, मैं डेट भी लिख देता हूँ, 21 मई। इसके बाद मुझे एक और बात भी करनी है। 21 मई, ये तो हमारी करंट अफेयर हो गई इस दिन की। इसके अलावा मुझे बात करनी है जो ऑब्जेक्शन है ना, जो मोहल्ला क्लिनिक फार्मासिस्ट एग्ज़ाम है उसके अंदर जो ऑब्जेक्शन के ऊपर बात करनी है, ऑब्जेक्शन कैसे डालना है। दूसरी बात ये करनी है आंसर चेंज हुए हैं, या मतलब आपके जो ऑप्शन है, मतलब आपके ऑप्शन, आपके मतलब बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर हमने लगाया कुछ और था और हमारा ऑप्शन चेंज हो गया, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज वीडियो आएगी, आप उसे देख लेना। फिलहाल हमें करंट अफेयर में कंटिन्यूटी पढ़नी होती है, तो करंट अफेयर पढ़ेंगे और थोड़ा बेसिक आइडिया लेंगे कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। अपना आपको अपडेट रखना भी ज़रूरी है इसलिए। तो अभी हाल ही में क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे फ्रांस के अंदर। राष्ट्रपति के चुनाव हो गए, अब किसके चुनाव है, अब प्रधानमंत्री के चुनाव हो। मतलब चुनाव का मतलब है कि जो राष्ट्रपति है वही क्या है, किसी एक इंसान को प्रधानमंत्री बना सकता है, नियुक्त करता है। होता है चुनाव के प्रोसेस से ही है। लेकिन जैसे जिसकी गवर्नमेंट होती है ना, उसके ही प्राइम मिनिस्टर बन जाता है इजिली। नियुक्त कौन करता है उसे, प्रेसिडेंट करता है। आपको पता होगा जैसे हमारे देश में कहा जाता है कि नॉमिनल हेड क्या होता है, प्रेसिडेंट, और रियल हेड कौन होता है गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर। नाम मात्र का तो होता है राष्ट्रपति, असली जो देश को चलाता है प्रधानमंत्री चलाता है। इसी तरह फ्रांस के अंदर जो रियल वो होता है वो कौन होता है, हमारा प्रेसिडेंट होता है वहाँ का असली चलाने वाला। और जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति है, वहाँ क्या है, प्रधानमंत्री। तब फ्रांस की नई प्रधानमंत्री कौन बन गई है, ये कौन है, हमारी एलिजाबेथ बोर्न। ये हमारी क्या है, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बन गई है। इनकी उम्र 61 साल है। मैक्रोन ने क्या है इन्हें मतलब चुना है, और ये क्या है, पिछले 3 दशकों में फ्रांस की क्या है, पहली महिला पीएम बनी है। फ्रांस के बारे में अगर हम देखें, एक रिपब्लिक कंट्री है फ्रांस का, ये फ्लैग है, इसकी पोजीशन दिखाना मेरा मेन मकसद होता है। तो ये हमारा इंडिया है। इंडिया के सापेक्ष में देखेंगे तो हमारा फ्रांस क्या है, इधर मतलब कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में क्या है, हमारा फ्रांस है। जिसे लोकेशन और अच्छे से देखने, यहाँ ये जहाँ मेरा कर्सर है, ये इंग्लैंड है या लंदन है, कुछ ही कह लो, यूके है। इसके जस्ट यहाँ है, इधर क्या होता है हमारा फ्रांस के, इधर स्पेन है, इधर क्या होता है, जर्मनी होता है। तो जो ग्रीन वाला है यही हमारा फ्रांस है। अगर हम इसके अंदर देखें मैप के अंदर, यहाँ आपको थोड़ा और क्लियर दिखेगा। ये रहा फ्रांस, ये रहा ब्रिटेन। अब फ्रांस के बहुत सारे ओवरऑल टेरिटोरी भी है। ये तो फ्रांस है रियल। इसके अलावा यहाँ यहाँ भी क्या है, इसके देश है। जैसे पहले एक समय पे यूनाइटेड किंगडम के पूरे संसार में ही हर जगह उसके अपने अपने वो थे ना, इंडिया भी एक उसका उपनिवेश था, और भी बहुत सारे थे। इसी तरह फ्रांस के भी क्या ये है, मतलब जो इसके कुछ मिलिट्री अलाइंस है, कुछ इसके उपनिवेश है, ये इसकी क्या है, टेरिटरीज है। ये है अमेरिका की हुई, इनकी हुई, इंग्लैंड की हुई, देश के मतलब पूरे संसार में अलग अलग जगह इनकी प्रेजेंट है। तो ये हमने फ्रांस के बारे में बेसिक आइडिया ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं बता चुका, फ्रांस का सत्ता प्रमुख क्या नाम, मैक्रोन वगैरह होता है, ये हमने पढ़ लिया। फ्रांस के राष्ट्रपति यही मैक्रोन, राजधानी क्या पेरिस, मुद्रा क्या यहाँ की यूरो। अभी हाल ही में ना हमारे जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, इन्होंने 2 स्वदेशी युद्धपोत वारशिप को क्या एक तरह से इनका अनावरण किया है। तो ये कौन से, हमारे सूरत और उदयगिरी। भारत अपने उसके पड़ोस में क्या है, पाकिस्तान है, और क्या है, चाइना है। दोनों की, पाकिस्तान को तो खैर अब हम कुछ समझते ही नहीं, वो कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी और देशों के कंपैरिजन में हम देखें ना, तो पाकिस्तान की नेवी और उसके आसपास के देशों से अच्छी है। और चाइना इसकी तो संसार में सबसे बड़ी नेवी बताते हैं। इसलिए हमारा जो इंडिया है वो भी क्या है, नेवी के ऊपर काम कर रहा है। और नेवी हमारी सुरक्षा के लिए मतलब बहुत महत्वपूर्ण है, शुरू से ही रही है। तो दो वो है, एक सूरत और एक उदयगिरी, इन दोनों को क्या लॉन्च किया। इन्हें बनाया किसने था, तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत सारे शिपयार्ड बना चुका है ये। मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड, यहाँ क्या है, ये बनाया गया। अभी क्या है, टेस्टिंग फैसिलिटी में चल रहा है, मतलब ये टेस्ट हो रहा है, पानी में उतार के देखा गया है कि किस तरह इनका मतलब ये प्रॉपर है नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी मैन्युफैक्चर होके टेस्टिंग के लिए गए हैं, ये समुद्र के अंदर इन्हें उतार दिया गया है। और इसका नाम क्या है, आगे आईएनएस के नाम पे जुड़ जाएगा।
आईएनएस नेवल सर्विस जो भी हो, जैसे आईएनएस सूरत, आईएनएस उदयगिरी, जैसे हमारी नेवी कह देगी हाँ ओके टेस्ट हमने कर लिया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आईएनएस सूरत, उदयगिरी, या कुछ और नाम भी दे सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यही देंगे। एक सेकेंड। इंडियन नेवी ने जो प्रोजेक्ट बनाया ना, जैसे सूरत है, ये किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया है, तो हमारा प्रोजेक्ट 15B के तहत क्या ये बनाया गया है, मतलब इसका नाम दिया है। इसका डिजाइन डीएनडी के द्वारा तैयार किया है। डीएनडी होता है डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन। प्रोजेक्ट 15 के तहत बना है। इसी तरह जो उदयगिरी है, ये हमारा किस तरह बना है, ये हमारा प्रोजेक्ट 17A के द्वारा बना है। सेम डीएनडी और मझगांव डोक के अंदर ही बना है, तो ये हम क्या है पढ़ चुके हैं। अब ये कितना मीटर लंबा चौड़ा रेडार, जो रेडार है इसे चकमा देने वाला है, ठीक है, ये डिफेंस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। हमें क्या है इसका पता होना चाहिए। राजीव गांधी ये एक बहुत मतलब एक जानने वाली बहुत बात है, तो ये भी सुनने वाली बात है। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एजी पैरारिवलन को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए रिहा किया। आपको पता होगा जो हमारे राजीव गांधी थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इनकी मतलब एक तरह से ना इनकी हत्या की साजिश हुई थी, हत्या कर दी गई थी। आपको पता होगा एक ह्यूमन बॉम्बर था, एक लेडी थी, इन्हें जैसी माला पहनाने गई, वो अपने ऊपर बम लपेट कर लाई थी, अपना बटन दबा के अपने आप को ब्लास्ट कर दिया। उसी हादसे के अंदर राजीव गांधी की जीव की भी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उन्हें मारने के लिए आया था, तो उसी के हत्याकांड में एक पर्सन थे क्या, एजी पैरालिवन, इन्हें दोषी पाया गया था और इन्हें फांसी की भी सजा दे दी थी, लेकिन फिर कुछ साल बाद इनकी फांसी की सजा टाल के उम्र कैद दे दिया, और आज क्या इन्हें मतलब रिहा कर दिया। ये मतलब जो राज्यपाल थे उन्होंने इन्हें कहा था कि ठीक है अभी हम रिहा कर देंगे, बात चल रही थी, लेकिन कर नहीं रही थी सरकार रिहा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप से कहा कि भाई जब तुमने कह रखा है कि हम इसे रिहा करेंगे, या तो तुम कहते नहीं, अगर तुमने कहा था फिर कर क्यों नहीं रहे, तुम नहीं कर रहे तो हम कर रहे हैं, ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसे रिहा कर दिया, किस अनुच्छेद के द्वारा, तो आर्टिकल 142 के अंदर 18 मई को क्या है इन्हें क्या रिहा कर दिया। एजी ये हमारा पैरालिवन को क्या 31 साल पहले 11 जून 1991 को 19 साल की उम्र में क्या गिरफ्तार किया। जब ये गिरफ्तार हुए इनकी उम्र क्या थी, 19 साल। राजीव गांधी की हत्या के मामले में थे, और फांसी सुनाए जाने के 24 साल बाद क्या उन्हें रिहा किया। जब इन्हें जैसे इन्हें गिरफ्तार किया, मुकदमा चला होगा, कुछ साल बाद इन्हें फांसी सुनाई गई होगी, फांसी सुनाने के 24 साल बाद रिहा किया। टोटल 31 साल तक ये क्या जेल में रहे। ये जो पर्सन है, अब राजीव गांधी की हत्या का आरोप था, बड़ा आरोप था। जो बताया जाता है इनकी स्टेटमेंट में, या जो ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल के आती है, कि ये जो हमारा एजी पैरा रिवलन है, इनका इन्होंने क्या किया था, इन्होंने उस औरत के अंदर बम लगाए थे, या इन्होंने कुछ मास्टरमाइंड प्लान किया था, क्या करा था। तो ये इनके उसके अंदर पता लगता है कि इनके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर इन्होंने 2 बैटरी खरीदी थी, वो बैटरी इन्होंने प्रोवाइड करवाई, जो मास्टरमाइंड पर्सन थे या जो भी लोग थे उन्हें बैटरी प्रोवाइड करवाई। उस बैटरी के इस्तेमाल से ही क्या है उन्होंने वो बम विस्फोट हुआ। तो इन्होंने क्या 9 वोल्ट की 2 बैटरी खरीद के अपने पैसों से ये उन्हें प्रोवाइड करवाई थी, ये कहना है। अब इनके परिवार वालों का कहना है कि हमने, हाँ इसने बैटरी प्रोवाइड करवाई, लेकिन हमें थोड़ी ना पता था कि ये ब्लास्ट कर देंगे ले जाके। मतलब इन्होंने अपना पक्ष दिया कि हमें नहीं पता था कि ये आतंकवादी है, हमने तो बैटरी प्रोवाइड करवाई जान पहचान में। इस तरह क्या है इनका आपस में वाद विवाद चले। इनकी जो मदर है इन्होंने कई बार याचिका वगैरह भी दायर करी। इसके बाद अब एग्जैक्ट केस जो था वो तो था, इन्हें क्या है फांसी की सजा भी मिल चुकी थी, और फिर बाद में उनकी राज्यपाल के पास अधिकार होता है, मतलब राष्ट्रपति राज्यपाल के पास इन्हें टालने का, तो उसके द्वारा क्या है इनकी हत्या की वो करके उम्र कैद पा गए थे। उसके बाद अब क्या है इन्हें रिहा कर दिया गया। एक है नाटो ने किस सदस्य देश, नाटो के किस सदस्य देश ने स्वीडन फिनलैंड को, ये मैं पहले भी बता चुका, नाटो का एक सदस्य देश है स्वीडन और फिनलैंड नाटो के अंदर शामिल होना चाहते हैं, लेकिन उस देश ने क्या ऐतराज जता दिया। वो कौन सा देश है, तो मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया है क्या, इसे
तुर्की, तुर्किए, टर्की, कुछ ही बोल लो। अब इसके नाम अभी बदल के क्या हो गया, तुर्की हो गया, या हाँ तुर्की हो गया इसका नाम। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो स्वीडन फिनलैंड है ये पहले मतलब जो ये हमारा टर्की है या तुर्की है, इसके ऊपर बयानबाजी करते थे कि ये सीरिया वगैरह में बम ब्लास्ट करता है, ऐसे हथियार मत दो, ये वो फलाना ठिकाना। तो अब ये नाटो का मेंबर था, वो शामिल होना चाह रहा है, तो अब ये कह रहा है कि मैं इन्हें शामिल नहीं होने दूंगा, एतराज जताया जा रहा है। लेकिन हाँ ये माना जा रहा है कि अमेरिका इसे कह देगा कि हाँ बस ज़्यादा मत बोल लो और कर दे इसे शामिल। मतलब आपको पता होगा जो नाटो है इसकी एक वो होता है, इसके अंदर शामिल होने का जो क्राइटेरिया वो क्या है कि कोई भी जो देश होगा ना, ये 30 देश है, 28 तो क्या है, 28 तो यूरोपीय यूनियन के हो गए और दो क्या है यूएसए कनाडा। जब तक 30 के 30 देश मंजूरी ना दे दे कि हाँ हम इसे अपने अंदर शामिल करना चाहते हैं, तब तक क्या है कोई देश शामिल नहीं होगा। अगर स्वीडन और फिनलैंड को नाटो के अंदर शामिल होना है, तो 30 के 30 देश को क्या है अपना राजीनामा देना होगा कि हाँ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इनके शामिल होने से। अगर किसी एक ने भी ये कह दिया कि नहीं हम नहीं चाहते शामिल हो, तो नहीं हो पाएंगे शामिल। तो अब अभी इसने क्या है मतलब ऐतराज जता दिया, देखता आगे क्या होगा। इसके बारे में बात हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। एक था हमारा कर्नल धर्मवीर, मतलब ये क्वेश्चन था ये मतलब बहुत रेस्पेक्टेड पर्सन है, ये एक क्वेश्चन था हमारा 7, जिसके अंदर क्या थे कर्नल धर्मवीर थे, जिनका क्या अभी हाल ही में क्या निधन हो गया। ये आप मतलब कर्नल इंसान थे और अभी बताऊंगा इनका कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा भारत के उसके अंदर। कर्नल धर्मवीर जी थे, इनका 16 मई 2022 को निधन हो गया। ये क्या थे 1971 के युद्ध के दौरान किस जंग लड़ाई में वीरता के लिए चर्चित हुए। 1971 के अंदर जब युद्ध हुआ था उस जगह कहाँ चर्चित हुए। आपने एक मूवी देखी होगी लोंगे वाला पोस्ट या बॉर्डर फिल्म, वहाँ सॉरी बॉर्डर फिल्म नाम है उसका, उसके अंदर लोंगे वाला पोस्ट थी ना, उसके अंदर आपको पता है जो ये क्या नाम वहाँ के जो उस समय के वो थे इस बटालियन के क्या नाम था उनका कुलदीप सिंह था शायद मेरे ख्याल से। तो वो मतलब सनी देओल जो बने थे उस मूवी के अंदर मेरे जस्ट माइंड से हाँ मेजर चांदपुरी थे वो, जो अमिताभ सॉरी सन्नी देओल का जिन्होंने रोल निभाया था। तो उसी के अंदर उसी के अंदर क्या थे इनका भी रोल था कर्नल धर्मवीर का। मूवी के अंदर इन्हें मतलब शहीद दिखा दिया था कि ये लड़ाई में मारे गए हैं, लेकिन असल में ये मारे नहीं गए थे। मूवी के अंदर तो ट्विस्ट के लिए दिखा दिया था, रियल में ये क्या थे अब मरे हैं। तो इन्होंने मतलब बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया 1971 की वॉर के अंदर। आपको पता होगा उधर से सैनिक थे वो 2 या 4 हजार सैनिक थे पाकिस्तान के, और यहाँ से सिर्फ 120 सैनिक थे सिर्फ लोंगे वाला पोस्ट के ऊपर। और मतलब जिस बटालियन की ये हेड थे या जिन लोगों के ऊपर हेड थे कर्नल धर्मवीर, इनके पास सिर्फ 20-22 सैनिक थे। इसके बाद भी इन्होंने क्या जो पाकिस्तानी सेना उसे शाम तक सॉरी सुबह तक, शाम को हमारे जो फाइटर प्लेट थे उनके अंदर लाइट्स नहीं थी, इसलिए रात को हमला नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने क्या सुबह तक उन्हें उलझाए रखा था। तो 20-22 सैनिक, आप मूवी देख लोगे तो देख रखी होगी जहाँ तक मेरा मानना है, हर एक इंसान ने मूवी देख रखी होगी। तो मूवी से आपको सब पता है कि कैसे कैसे हुआ था, कितने कम सैनिक थे, किस तरह लड़े। तो वो तो एक मूवी थी, लेकिन ये रियल पर्सन थे, अभी क्या है हमारे बीच में नहीं रहे, इनका क्या स्वर्गवास हो चुका है। तो लोंगे वाला पोस्ट के ऊपर एक 1971 के अंदर। अब 1971 के अंदर हुआ क्या था, मूवी है तो मूवी से रिलेटेड मैंने नहीं बताया। अब आपको पता लग गया होगा जो हमारे कर्नल धर्मवीर है कौन थे। एक हीरो भी थे जो जिन्होंने इनका रोल निभाया था। अब मुझे हीरो का नाम याद नहीं आया, क्या थे आपको याद होगा तो बता भी सकते हो आप। 1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चला। आपको पता है बांग्लादेश को आज़ाद करवाने के लिए हुआ था ये। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आर्मी को घुटने पे ला दिया, और ये भाई संसार का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक ऐसी कोई भी सेना नहीं है जिसके 93,000 सैनिकों ने क्या एकदम से हाथ खड़े कर दिए, सरेंडर कर दिया हो। तो ये तो बहुत ज़्यादा शर्म की बात है पाकिस्तान के लिए कि इसके 93,000 सैनिक ने क्या गया सरेंडर कर दिया। भाई 93,000 तो बहुत सारे देशों की आर्मी है अभी प्रेजेंट में। तो ये मान लो कि एक देश ने सरेंडर कर दिया पूरे 93, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनकी आर्मी ही 93,000 की है, 1 लाख की आर्मी है बस।
अब ऐसे इनको इसका तो यही मतलब हो गया, वो इंसान लड़ने से पहले ही सरेंडर कर दिए। तो 93,000 सैनिक के साथ सरेंडर करना बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत शर्म की बात है। यहाँ 4,000 सैनिक सामने थे, 120 सैनिक लोंगे वाला पोस्ट के ऊपर थे, इन्होंने उन्हें धूल चटा दी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है भारत के अंदर। तो पेशवा बाजीराव थे, 100 120 लोगों की, 120 नहीं, उनके पिता की बात लो। बाजीराव के बारे में सबको पता ही होगा, पेशवा बाजीराव। विश्वनाथ बालाजी भट्ट, मात्र 32 लोगों ने क्या 4,000 की मुगल सेना को हरा दिया था। तो ये 32 लोग 4,000 से नहीं डर रहे, और ये क्या 93,000 लोगों ने क्या है सरेंडर कर दिया। तो बहुत शर्म की बात है। अब हम इसके ऊपर तो कुछ पढ़ लेते हैं, वो ऐसा शर्मदार इंसान था कौन। 1971 वॉर हुई इंडिया पाकिस्तान की, बांग्लादेश इसके अंदर आज़ाद हुआ। इसके अंदर जो महान इंसान था जिसने सरेंडर करवाया 93, मतलब एक था पाकिस्तान का, एक इंडिया का था। जो भारत के थे महान इंसान जिन्होंने क्या 93,000 सैनिकों को घुटनों पे ला दिया, वो कौन थे हमारे, ये रहे हमारे जगजीत सिंह अरोड़ा। ये वाले जो हैं, ये वाले, हाँ पगड़ी वाले। तो ये जगजीत सिंह अरोड़ा लेफ्टिनेंट जनरल थे, इन्होंने 93,000 सैनिकों को घुटने पे ला दिया। मतलब उस समय के हेड यही थे वॉर के। और एक वो महान इंसान जो 93,000 लोग होने के बाद भी सरेंडर कर गया, वो कौन था हमारा, अमीर अब्दुल्ला खान नाजी, ए के नाजी भी बोलते हैं इसे। ये इतने सारे मेडल पता नहीं किस चीज के इसके चेस्ट के ऊपर है, जिसने 93,000 सैनिकों को सरेंडर करवा दिया। मेडल कहाँ से आए, कोई भी वॉर जीता नहीं भारत से, फिर भी पता नहीं इतने मेडल कहाँ से आ गए। और देखो इन जो रियल में जिसने इतने सारे लोगों को घुटनों पे ला दिया, कहाँ के जगजीत सिंह अरोड़ा जी। इनकी चेस्ट पे देखो, जिसने 93,000 सैनिकों को ला दिया, वो इतना शो ऑफ करके नहीं घूम रहा। इन्हें भी मेडल मिले हैं, बहुत सारे मेडल मिले होंगे, लेकिन ये ऐसा कोई इनके मेडल नहीं यहाँ चमक रहे। लेकिन अगले के मेडल देखो कितने भरा पड़ा है बिल्कुल, जैसे पता नहीं यही विश्व विजेता ना हो अलेक्जेंडर के बाद। तो ठीक है, ये हमारा इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 3 दिसंबर से 16 दिसंबर चला। इसके अंदर पाकिस्तान अलग हो गया 93,000। अब इन्हें क्या सैनिक बोल दे ना बोल दे क्या कहें, बस 93,000 यहाँ जो सैनिक थे लोग थे, इन्होंने क्या सरेंडर किया। एक चीज और खास दिखानी है इसके अंदर, जो हम कहते हैं ना जब ये लड़ाई हुई इसके बाद के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, फॉरेन रिएक्शन एंड इन्वॉल्वमेंट। जो फॉरेन रिएक्शन थे इसके अंदर सोवियत यूनियन था, इसने क्या है सपोर्ट किया किसे, ईस्ट पाकिस्तान क्या था हमारा, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश था। ईस्ट पाकिस्तान को और मुक्ति वाहिनी को, मतलब बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को क्या, उनकी इंडिपेंडेंस में भारत का भी सहयोग दिया किसने, सोवियत संघ। सोवियत संघ का मतलब है रशिया और उसके साथ के 15 देश उस समय के। ये हमारे भारत और इसके बीच में सोवियत ट्रीटी भी हो रही थी। ये सोवियत संघ और ये इंडिया, इसने तो हेल्प करी। बाकी जो यूनाइटेड स्टेट है इसकी भी देख लो, यूनाइटेड स्टेट्स स्टूड विद पाकिस्तान बाय सपोर्टिंग इट मोरली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड मटेरियली। अब इसका मतलब समझ रहे हैं साफ साफ, पाकिस्तान का सपोर्ट किया, मोरली विश्व मंच पर इसका साथ दिया, पॉलिटिकली यूएन वगैरह में इसके हक में वोटिंग करी, इकोनॉमिकली का मतलब समझ गए होंगे, हर तरह से पैसे की मदद करी, मटेरियली का मतलब क्या है, हथियार दिए, अपने दुनिया भर के हथियार दिए। ऐसी मदद की किसने, यूनाइटेड स्टेट ने। और आज ये कहता है कि आप रशिया से अपना सारा व्यापार छोड़ दो, यूनाइटेड स्टेट से करो। किस लिए करे भाई, जब तुम्हारा काम पड़ेगा तुम तो फिर उस दिन खत्म कर दोगे, किसी दूसरे देश को पैसे दोगे, मटेरियल दोगे, भारत से लड़वा दोगे। पर ठीक है, भारत अभी इस पोजीशन में है कि वो इसके बिना भी रह सकता है और इसके साथ भी रह सकता है। तो हमें इतना दिक्कत लेने की जरूरत है नहीं, लेकिन हमें ब्लाइंडली सिर्फ यूनाइटेड स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं होना, बल्कि हमें रशिया से भी डिपेंडेंस कम करनी है। लेकिन ऐसा नहीं है रशिया से हम डिपेंडेंस हटा के यूनाइटेड स्टेट पर कर दे, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। और हमारे जो विदेश मंत्री हैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन है, तो वो क्या है न्यूट्रल चांस लेके चल रहे हैं, वो ऐसी गलती अभी तक नहीं करी। पर हम तो मैं तो हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, हम तो कॉमन पर्सन है, जब हम ये बात समझ सकते हैं तो फिर भी एक बहुत बड़े डिप्लोमेट है, दुनिया उनकी डिप्लोमेसी का लोहा मानता है, किसकी, जयशंकर सर की। तो हमारा जो फिलहाल इंडिया है बहुत अच्छे, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है बहुत बेस्ट लेवल पे चल रही है, इंसान इतना बेस्ट मिला है, तो ठीक है। बाकी देश की भी देखे, चाइना भी अगेंस्ट था, ये कुछ हद तक न्यूट्रल लेकिन पाकिस्तान सपोर्टर था ये।
चाहे युद्ध के बाद भी पाकिस्तान का सपोर्टर रहा, क्योंकि 1962-65 की हमारी भी लड़ाई हुई थी ना, चाइना से भी हो चुकी है, तो इसलिए भी पाकिस्तान का सपोर्ट किया। ईरान ने भी पाकिस्तान का सपोर्ट किया, जिसे हम 1.5 बिलियन से ज़्यादा रुपए दे चुके, और आगे पता नहीं कितने और पैसे देंगे श्रीलंका को। इसने भी किसका वो सब साथ दिया? पाकिस्तान का साथ दिया। अरब वर्ल्ड ने भी किसका साथ दिया? पाकिस्तान का साथ दिया। तो इंडिया का साथ बहुत कम कंट्रीज ने दिया। लद्दाख, लद्दाख में 3.5 करोड़ वर्ष पुरानी किस दुर्लभ प्रजाति के सांप के जीवाश्म मिले थे? कौन से हमारे? ये रहा, ये मेडसोइडे, मतलब 3.5 करोड़ साल पुरानी एक सांप की प्रजाति है। लद्दाख हिमालय में पहली बार क्या है, इसके जीवाश्म पाए गए हैं। और इसका जो ये मतलब 3 मई 2022 को जर्नल ऑफ वर्टिब्रेट पोलियंटोलॉजी या पैलियोंटोलॉजी के अंदर क्या पब्लिश हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस्तीफा दे दिया? तो किसने दिया? ये हमारा दिल्ली के दिल्ली अनिल अनिल बैजल कहाँ थे? दिल्ली के थे। 2016 में दिल्ली के एलजी के रूप में नियुक्त हुए थे। अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया किसी निजी कारण से। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे, इम्पोर्टेंट है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जिनके मोहल्ला क्लिनिक है। अब मैं आशा करता हूँ आप सभी की जो इस पद के लायक हैं, वो मैं आशा करता हूँ सभी की नौकरी लगे। केंद्र सरकार को किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी भारत के 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया? किस राज्य के जो हमारा अभ्यारण्य है रामगढ़ विषधारी, इसे 52वां बाघ अभ्यारण्य मतलब नियुक्त किया गया या एक तरह से डिक्लेयर किया गया। एक कौन है? हमारा राजस्थान। इसका ऐलान किसके? पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय भूपेंद्र सिंह यादव ने किया। और क्या नाम, ये जैव विविधता वगैरह को मदद करेगा बढ़ाने के अंदर। इसके अलावा राष्ट्रीय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने क्या पिछले साल 5 जुलाई को रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य और इसके आसपास के क्षेत्र को क्या बाघ अभ्यारण्य बनाने के सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। 5 जुलाई को मंजूरी दे दी थी पिछले साल। अब क्या है, इसे घोषित कर दिया गया है कि 52वां क्या है, बाघ अभ्यारण्य है। ये हमारा हो गया काम। इसके बाद आज जो हमारी वीडियो आएंगी, आज ही आ जाएगी, ऑब्जेक्शन कैसे डालना है। आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक में आंसर क्यों पलट गए? अब मेरे पे ऐसे आता है, मैं बिल्कुल ऐसे रजिस्टर्ड लैंग्वेज जैसे वो थंबनेल वगैरह बना के रखते हैं, वो ऐसा नहीं। अब जो बात थी मैंने डायरेक्ट लिख दी। ऑब्जेक्शन कैसे डालना है, आम आदमी में आंसर कैसे पलट गए, क्या हुआ जो आंसर पलटे हैं, कैसे हुआ, इसके बारे में वीडियो बना के चर्चा करेंगे। और अगर किसी और को कोई प्रॉब्लम हो तो भी क्या है, आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे। कोई भी क्वेश्चन होगा, ये आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दोगे तो कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसे हम ले लेंगे। ये बात मुझे सबसे स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी, लेकिन चलो ठीक है, बाद में बता दी। ओके, थैंक यू सो मच।